हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। कंपटीशन एग्ज़ाम का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाने का अंदाज़ बदल रहा है, तो हमने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें हमने मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन किए थे। बेसिकली उस वीडियो में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर किया था और वो वीडियो आपको बहुत पसंद आया और फिर एक डिमांड आने लगी व्हाट्सएप पे कि सर बाकी सब्जेक्ट्स के भी मैच द फॉलोइंग के कुछ क्वेश्चन करा दो। तो आज की वीडियो में हम स्टैटिस्टिक में बेसिकली दो टॉपिक जो सबसे पहले पढ़े जाते हैं, एक तो सेंट्रल टेंडेंसी वाला टॉपिक और एक डिस्पर्जन वाला टॉपिक, वहां से अपन मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो में अपन 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, अपने को बात समझ आएगी। पहला क्वेश्चन है, एक तरफ लिखा है मैच द फॉलोइंग में गणना का उद्देश्य और एक तरफ लिखा हुआ है उपयुक्त माध्य। आराम से समझिएगा, थोड़ी देर में ही आपकी नज़र जम जाएगी और आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। विद्यार्थियों का माध्य बौद्धिक स्तर ज्ञात करने के लिए, अगर आपको स्टूडेंट का इंटेलेक्चुअल लेवल निकालना है तो आपको मोड यूज़ करना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना चाहिए, मीडियन यूज़ करना चाहिए, हार्मोनिक मीन। सपोज करो एग्जाम में थोड़ा पेशेंस का भी खेल होता है, मान लो मुझे पॉइंट नहीं आता, डरने की ज़रूरत नहीं। अगला देख लो, जूतों की बिक्री का माध्य आकार। भाई अगर शू, एक दुकानदार कौन से साइज का जूता ज़्यादा रखेगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसकी डिमांड ज़्यादा आ रही हो। किसी का पाँव बहुत छोटा हो, बहुत बड़ा हो तो अलग बात है, पर जनरली कस्टमर का जो शू साइज होता है वो रखेगा दुकानदार। तो जो अधिकतर का साइज हो, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, जिसके मांगे जाने के चांस ज़्यादा हो, तो वो होता है मोड। तो सपोज कीजिए मुझे ये वाला पता था, फर्स्ट मुझे नहीं पता था, मोड पता था, तो ये मैंने मिलाया और ये मेरा मिल गया। और ये यहाँ पे गलती से सब में ए लिखने में आ गया, ए बी सी और डी, हाँ ना। तो जो मेरा बी है वो जाके 1 से मैच हो गया। क्या इतना भर होने पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता? यहाँ A2 है, बी पे गौर करूँ, मेरा B3, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यानी अभी सी और डी रेस में बने हुए हैं। पहले दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, इन पे अब माथा मैं नहीं लगाऊंगा। आगे बात करें, बस की औसत गति। अगर आपको एवरेज स्पीड समझनी हो, जैसे एक बस है पहले 40 की स्पीड से गई और फिर 50 की स्पीड से आई, तो किसी को लगेगा 40 और 50 का एवरेज 45 होता है, लेकिन ये अर्थमेटिक मीन है। स्पीड का एवरेज निकालने के लिए हार्मोनिक मीन ज़्यादा अच्छा होता है, तो यहाँ ये रहेगा। तो आपका जो सी है वो जाके 4 के साथ कनेक्ट होगा। तो सी अभी तक, इससे पहले हमारा ये मैच हो गया था और सी 4 के साथ कनेक्ट होगा, यानी यहाँ पे। तो मेरा आंसर सी आ चुका है। मैच द फॉलोइंग में मैं बता रहा था पहले भी कि फ़ायदा है, कई बार क्या होता है आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आने पे थोड़ा सा भी आपको एक पक्का सा याद हो तो उससे आपकी बात बन जाती है। अच्छा, मतलब ये एक तरह से आपके चांसेस बढ़ाता है। ऑल तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है, कई बार कंफ्यूज कर देता है, लेकिन ये एक बार के लिए चांसेस बढ़ाता है। प्रति दशक जनसंख्या वृद्धि की माध्य दर, द एवरेज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जैसे एक शताब्दी में मान लीजिए ग्रोथ रेट रही 15%। 15% तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर ठीक है, एक शताब्दी में ग्रोथ रेट रही 15%, एक शताब्दी में ग्रोथ रेट रही 20% और एक शताब्दी में ग्रोथ रेट रही 30%। अगर आपको एवरेज ग्रोथ रेट निकालनी है तो आपको ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना चाहिए, वो ज़्यादा सही रहता है। तो ये इसके साथ बैठ गया, ठीक है। डी आपका सेकंड के साथ जाके बैठ गया। और पहला पॉइंट भी मुझे पता था कि अगर आपको इंटेलेक्चुअल लेवल, जहाँ पे भी क्वालिटेटिव बात आती है कि वहाँ पे अगर आपको एवरेज निकालना होता है तो मीडियन निकालना बहुत अच्छा होता है। तो आपका ए जो है वो 3 से जाके कनेक्ट होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस में आपके ऑप्शन बैठते हैं, तो सी में आपका ये ऑप्शन बैठता है, ठीक है। तो आराम से सुनिएगा, आराम से चलिए। अगला क्वेश्चन आप मिलाने की कोशिश करो, ठीक है बेटा। 50% अवलोकन डैश से नीचे होगा और 50% अवलोकन डैश से ऊपर होगा। तो मीडियन की एक खासियत होती है कि मीडियन जहाँ पे जिस पोजीशन पे आता है, आधे उससे छोटे होते हैं और आधे उससे बड़े होते हैं। तो मीडियन इसका आंसर होगा दोनों तरफ, इधर भी 50% ऑब्जर्वेशन मीडियन से नीचे होते हैं और 50% मीडियन से ऊपर होते हैं। तो मेरा जैसे ए जाके 3 के साथ कनेक्ट हो गया, क्या उससे बात बन जाती? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब के बार भी बी और सी रेस में है। नेक्स्ट, सर्वाधिक आवृत्ति वाला मूल्य है एक ऑब्जर्वेशन जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हो, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेटिव हो।
कि जैसे अपन ने पूछा हाँ भाई हाइट कितनी है, 5 4 5 5 4 7 5 5, अधिकतर जगह 5 5 की हाइट आ रही है, तो मतलब जो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन अकर होता है वो मोड कहलाता है। ठीक है, तो इसको हिंदी में अपन बहुलक बोलते हैं, और हिंदी में एक शब्द होता है भूयिष्ठक, तो आप उसके लिए भी रेडी रहना, बहुलक या भूयिष्ठक। अंग्रेजी में मोड वर्ड भी चलता है और मॉडल वर्ड भी चलता है। ठीक है, तो ये आपका बी जाके 1 के साथ कनेक्ट हो गया, बी आपका 1 के साथ कनेक्ट हो गया, और मेरा आंसर आ चुका है, क्योंकि ये आ गया था, इसके बाद ये आ गया, और ये भी एक तरह से कट गया। फिर भी देखते हैं, यदि मूल्य ऋणात्मक है तो क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। और इसके बाद ऑप्शन में था ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन। देखिए, अगर कोई ऑब्जर्वेशन माइनस में है, ठीक है, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर कभी कभी माइनस में चला जाता है, तो उस केस में आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हो। अगर पॉजिटिव संख्या है तो पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लो, अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। लेकिन जो ज्योमेट्रिक मीन है, जैसे आप 5 और -2 का ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते, तो कोई भी संख्या अगर नेगेटिव में है तो फिर आप ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते। तो ये इसका सी जो है वो 2 के साथ जाके कनेक्ट होगा। लास्ट तो अपने आप रेजिड्यूरी वैसे ही बच जाता है, फिर भी विचलनों का योग 0 होगा यदि विचलन डैश डैश से लिए जाते हैं। तो हमें ये अर्थमेटिक मीन, जिसको अपन मीन बोलते हैं नॉर्मली, मीन की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने किसी भी ऑब्जर्वेशन का मीन निकाला और उसके बाद आपने डिविएशंस निकाले, तो उन डिविएशनों का जो टोटल है, जैसे सम भी बोलते हैं, उन डिविएशन का सम हमेशा 0 आएगा। तो ये आपका आंसर। चौथा आपका एग्जैक्ट जाके खुद का खुद ही मिल गया, C2 भी हो गया और D4 भी हो गया, तो इसका आंसर B रहेगा। तो होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ और आपको बात समझ में आ रही है कि ये क्वेश्चन थोड़े टाइम कभी कभी ज़्यादा ले लेते हैं, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपकी आँखों को वो आदत पड़ेगी, तो फिर आप इनको भी सॉल्व करेंगे और कई बार ये आसान हो जाते हैं। संचयी आवर्ती वक्र या तोरण वक्र या ओजाइव वक्र, सामने ऑप्शन है अर्थमेटिक मीन, क्वार्टाइल, डेसाइल, मीडियन, बहुलक। अब जनरली जैसे मुझे याद है कि ओजाइव का मीडियन में यूज़ होता है, लेकिन कई बार क्या होता है ये जल्दीबाजी मारती भी है। कैसे मारेगी अभी अपन देखते हैं ना। अच्छा, तो इसको मैंने होल्ड पे रखा, ठीक है। और आयत चित्र हिस्टोग्राम की मदद से आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम, जैसे अगर मान लो ये पे मुझे श्योर नहीं है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि जो हिस्टोग्राम होता है जिसके अंदर इस तरह के रहते हैं, ठीक है, तो जो सबसे बड़ा वाला आपका बार रहता है ना, आप एक लाइन यहाँ से इस तरफ ले जाओ, एक लाइन यहाँ से इस तरफ ले जाओ, जहाँ पे ये काटेगा वहाँ मोड आएगा। ठीक है, तो हिस्टोग्राम की मदद से आप मोड कैलकुलेट कर सकते हो। तो बी आपका 4 के साथ कनेक्ट हुआ, मैं देखा B4 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो अब के बार B और C कट गए। अब के बाद जो फाइट है वो A और D में है, B4 यहाँ पे भी है, B4 यहाँ पे भी है। ठीक है, इसके बाद है सर फ्रांसिस गाल्टन की बिंदु रेखीय विधि। अगर आप थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाला टॉपिक, तो आप देखेंगे एक गाल्टन मेथड दे रखा है और उसके बताए हुए तरीके से आप मीडियन निकाल सकते हो। तो ये वाला मेथड स्पेशली डेडिकेटेड है फॉर मीडियन। तो आपका C जो है वो 3 के साथ जाके कनेक्ट होगा। यहाँ पे C3 है, किस्मत की बात देखिए यहाँ पे भी C3 है। ठीक है, एक बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, एक बार फिर बताता हूँ। जैसे B4 था, मुझे पता है ये दोनों रेस से बाहर हो गए हैं, फिर मैं देखूँगा कॉमन है क्या। कॉमन का मतलब ये है कि जैसे इधर भी C3 है, इधर भी C3 है, मतलब ये आपको पॉइंट आता है या नहीं आता है, दोनों ही दशाओं में इक्वल गुड है। लेकिन इससे ये फायदा होता है कि चूंकि B4 लाना है तो फिर आपको C3 भी लाना पड़ेगा, तो आप C पे दिमाग मत लगाइए, C आपका बुक हो चुका है। ठीक है, जैसे आपका B और C दोनों बुक हो चुके हैं, तो अब आपकी जो फाइट है वो A और D में फाइट है। ठीक है, और देखते हैं, बिंदु रेखीय विधि से परिकलित नहीं किया जा सकता, कांट बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली। ऐसा कौन है जैसे आप ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते? तो मीन, जिसकी बड़ी चर्चाएं होती है, मीन
एक्चुअली क्या होता है, मीडियन और मोड वो पोजीशन पे बेस्ड होते हैं, इसलिए आप ग्राफ पे उनकी पोजीशन से उनको कैलकुलेट कर सकते हो। मीन आप कभी भी ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर मीन रहेगा। ठीक है जी, तो आपका डी जो है वो फर्स्ट के साथ जाके कनेक्ट हो गया, डी फर्स्ट। ओके, अरे यार इसमें गड़बड़ हो गई, इसमें मैंने ए और डी ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे कर दिए हैं, तो वो चलो मैं सही कर दूंगा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ठीक है हमें बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर तो ए या डी में से मैं ए चेंज कर दूंगा बाद में कुछ उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है। भूयिष्ठक यानी मोड, मीन और मीडियन में से कौन सा संबंध सही नहीं हो सकता? तो देखो आप पहले ही याद कर लो, आपका मीन या तो बड़ा होगा मीडियन से और मीडियन बड़ा होगा मोड से, ये संबंध देखने को मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मीन छोटा हो मीडियन से और मीडियन की वैल्यू छोटी हो मोड से, पर इनमें एक अच्छी बात है कि मीडियन हमेशा बीच में आता है। ठीक है, या तो मीन सबसे बड़ा होगा या मोड सबसे बड़ा होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि मीन बराबर मीडियन बराबर मोड, ये भी देखने को मिल सकता है अगर आपका जो वितरण है वो सममितीय है, घंटीनुमा आकार का है, बेल शेप्ड कर्व के आंकड़े इस तरह से बिखरे हुए हैं, तो ये तीनों बराबर हो सकते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा है मीन बड़ा हो मीडियन से, मीडियन बड़ा हो मोड से, ये चीज़ सही हो सकती है। मीन बड़ा हो मोड से और मोड बड़ा हो मीडियन से, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ठीक है, मैंने जो सीक्वेंस बताया ना उस हिसाब से मीडियन की जो वैल्यू होगी वो बीच में होगी। अगर मीन जीत रहा है तो फिर उस केस में मीडियन भी मोड से जीतेगा, इसमें लिखा हुआ है मोड मीडियन से जीतेगा, तो ये सही नहीं हो सकता। मीन छोटा हो मीडियन से, मीडियन छोटी हो मोड से, ये बात सही हो सकती है। मीन मीडियन मोड तीनों बराबर हो, ये बात भी सही हो सकती है। तो इसका आंसर बी आ जाएगा, जो ये बी कह रहे हैं वो बात सही नहीं हो सकती। ठीक है, होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रेक्षणों का प्रथम चतुर्थक, माध्यिका, बहुलक और माध्य क्रमशः कितना कितना है? अब ये तो बहुत अत्याचार है, एक क्वेश्चन देके इसने इतना सारा पूछ लिया। पर मैं कहता हूँ कि इसमें बेनिफिट ये है कि आपको हो सकता है ये केवल फर्स्ट क्वार्टाइल पूछता और आपको फर्स्ट क्वार्टाइल नहीं आता, तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाते। लेकिन सपोज करो घर से मैं फर्स्ट क्वार्टाइल का तो फॉर्मूला भूल गया, पर मुझे मोड याद है और मुझे पता है कि मोड में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आती है वो मोड होता है। अब यहाँ देखो संख्या क्या है, 10, 19, 22, 16, 15, 18, 20, 18, 14, 18, 50। सबकी फ्रीक्वेंसी देखिए तो 10 समथिंग एक बार आया और मुझे साफ दिखाई दे रहा है 18 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है ना। एक 18 ही संख्या ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बार 3 बार आई। तो कुछ बच्चे सोचते हैं आंसर 3 है, नहीं, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई वो आंसर है, वो है 18। तो आपका मोड 18 है। अब देखो प्रथम चतुर्थक को अपन बोलते हैं Q1, माध्यिका को मीडियन, बहुलक को मोड, और इसके बाद मीन दे रखा है ए मीन। तो ज़्यादा नहीं, पर मेरी जो थर्ड वाली वैल्यू है 18 वो आ गई है। तो अब देखो 11, 18, 18, ये वाला कट गया। ओहो, अभी तो इतने से बात नहीं बनेगी। मुझे लगा मैं मोड सॉल्व कर लूँगा तो उसको पटा लूँगा, पर अभी ये पटेगा नहीं क्योंकि ये तो हट गया। पर अच्छा, अब एक और बात देखो, इधर 18 आ रहा है, इधर 18 आ रहा है, इधर 18 आ रहा है, यानी मैं आपको ये भी ट्रिक देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोई सा भी ऑप्शन ले लो, 18 तो अपनी जगह सही है, यानी आपका एक और आंसर आ गया है। मतलब मीडियन मैं बिना गिने बता सकता हूँ कि इसमें मीडियन भी सॉल्व करता ना मैं तो वो 18 आता। ये हो गया। अब या तो मुझे Q1 का फॉर्मूला आता हो या मुझे मीन का फॉर्मूला आता हो। तो चलो मैंने कहा यार कि मुझे सर मीन का फॉर्मूला आता है, Q1 का तो मुझे आता नहीं है। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स के लिए आपको सबको जोड़ना पड़ेगा, 10 और 19, 29, 31, 51, 57, 67, 72, 82, 90, 100, 120, 138, 142, 152, 160, 170 और 50, 220 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 220/11। तो मीन का मेरा आंसर 20 है और मीन कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, तो ये आपका 20 आएगा। तो यार इसमें 20 यहाँ पे भी है और 20 यहाँ पे भी है, ये तो बहुत ही अत्याचार ही हो गया। मतलब
नी करके इसने मुझसे पूरे ही सॉल्व करवा दिया और फाइनली मुझे Q1 का फॉर्मूला भी आता है n, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। लेकिन एक और मुसीबत होती है कि इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको पहले आइटम्स को जमाना पड़ता है। जैसे मीन समझ लो सॉल्व हो गया, तुम्हें आता है मीन सॉल्व करना। इसमें क्या होता है बेटा, इससे पहले सबसे पहले जमाना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें जो छोटा है, जैसे 14 सबसे छोटा है, फिर 15 है, फिर 16 है। तो 14, 15, 16। इसके बाद इससे पहले 10 भी था, तो पहले 10 आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद 18 है 3 बार, 18, 18, 18। एक 19 भी है। इसके अलावा 20 भी है, 22 भी है, 50 भी है। 20 है, 22 है, 50 है। मैं कोई रह ना गया हो इसके लिए देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो n+1 बटावा 4 ऐसे करने पे आपका प्रथम चतुर्थक आ जाएगा। तो आपके 11 और 1 12, 12 बटावा 4 बराबर 3। 3 से मतलब होता है वां पद, हिंदी में इसको बोलते हैं वां पद, इंग्लिश में बोलते हैं RD आइटम। तो थर्ड आइटम n 11 ऑब्जर्वेशन, 11 और 1 12, 12 बटा 4 करके थर्ड आइटम, जो थर्ड आइटम है वो आपका आंसर है। और ये है 15 आपकी थर्ड आइटम। तो फाइनली 18, 18, 20 पे आ गया था, ये 15। तो ठीक है, ये भी हो सकता है जो अभी मेरे साथ हुआ कि आपको सारे ही इसने कैलकुलेट करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट पे देखिए, मैच द फॉलोइंग व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन अकर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट क्लियरली। जब सभी प्रेक्षण, प्रेक्षण यानी अवलोकन, यानी जिसको अपने x बोलते हैं, जब सभी x समान बारंबारता के साथ हों तो इनमें से किसका स्पष्ट अस्तित्व नहीं होगा। मैं यहाँ से शुरू करूँ बात। सपोज करो ये लिखा है 4, ये 6, ये 8 और यहाँ फ्रीक्वेंसी है 15, यहाँ 25, यहाँ 10। तो मैं पूछता कि मोड कौन सा है, तो आप मुझे बोलते सर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है इसलिए ये है मोड। यानी मोड तब पहचानना आसान होता है जब आपको पता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। लेकिन सपोज करो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 25 है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 25 है, मतलब अब क्या मुसीबत हुई कि 4 की फ्रीक्वेंसी भी 25 है, 6 की फ्रीक्वेंसी भी 25 है, 8 की फ्रीक्वेंसी भी 25 है। तो यही इसने कहा था मेरे साथ कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन, ये इनको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, 4, 6, 8 ये जो है ये ऑब्जर्वेशन है, सारे ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जैसे यहाँ पे है, तो फिर आप मोड क्लियरली नहीं बता सकते। तो फिर मोड आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ये एक्चुअली मोड की लिमिटेशन से उठाया हुआ क्वेश्चन है कि कई बार बहुलक ज्ञात कर पाना संभव ही नहीं होता या एकल बहुलक निकाल पाना पॉसिबल ही नहीं होता। तो आपका जो A है वो 3 के साथ कनेक्ट होगा, क्या इससे काम हो जाता? A2 वाला ऑप्शन कट गया, ये रेस में है, ये रेस में है। आपके बाद B और D ऑप्शन रेस में हैं। फिर A3 के बाद B1 है। तो बस अगेन मुझसे गलती हुई है ऑप्शन सेट करने में, सारी सेम दे दिए। पर मैं तो जो समझाने आया हूँ उस पर बात कर लेता हूँ। व्यक्तिगत अवलोकनों के विचलनों का योग 0 होता है अगर माध्य से लिए जाएं। ये तो मालूम कितनी बार पूछा गया है, मैंने भी पता नहीं सिंगल वीडियोस में भी कितनी बार बताया होगा कि अगर आपने डिविएशन लिया है, डिविएशन मतलब जैसे x और x बार के बीच का जो गैप होता है उसे विचलन कहते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, x और मीडियन के बीच के गैप को भी निकालोगे उसको भी विचलन बोलेंगे, लेकिन इस केस में आपको योग 0 देखने को मिलेगा। अगर आप माध्य की मदद से विचलन ज्ञात करोगे तो उसका योग आपको 0 देखने को मिलेगा। तो आपका A3 के बाद B1 से कनेक्ट हो गया। इसके बाद विभाजन मूल्य का एक प्रकार है, आपके 2 ऑप्शन बचते हैं, मीडियन और चतुर्थक। तो जो क्वार्टाइल होता है वो पार्टीशन वैल्यू कहलाता है ना। मतलब आप अगर अपनी सीरीज को 4 भागों में बांटना चाहते हैं तो चतुर्थक क्वार्टाइल निकालिए, 5 भागों में बांटना चाहते हैं तो पंचमक क्विंटाइल निकालिए, 100 भागों में बांटना चाहते हैं तो शतमक परसेंटाइल निकालिए, 10 भागों में बांटना हो तो दशमक डेसाइल निकालिए। तो ये जो मैंने अभी नाम लिए चतुर्थक, पंचमक, दशमक, शतमक, ये जो नाम है इनको विभाजन मूल्य पार्टीशन वैल्यूज़ कहते हैं। तो आपका C जो है वो 3 के साथ जाके कनेक्ट होगा। इसके बाद है यदि से कम और से अधिक
दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से x अक्ष पर एक लंब खींचा जाता है तो ये किसका मान देगा? तो जब आप ओजाइव कर्व बनाओगे, जब आप ओजाइव कर्व बनाओगे और जैसे एक बार के लिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये वाला आपका लेस देन कर्व है और ये वाला आपका मोर देन कर्व है। तो ये एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वहाँ से आप देखोगे, वहाँ से आप देखोगे तो आपको मीडियन मिल जाएगा। यानी लेस देन कर्व और मोर देन कर्व जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे अगर आप लंब डालेंगे नीचे की तरफ ओ एक्स एक्सिस पे तो आपको मीडियन का मान मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो ए बी सी के बाद आपका जो डी है वो डी जो है वो 2 के साथ जाके कनेक्ट हो गया है। ऑल दो ऑप्शन सेम दे दिए हैं तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा, एग्ज़ाम में तो बहुत क्लियर कट ऑप्शंस आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरार, कॉलेज लेक्चरार, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस और 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं, 289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं। लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या है, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी है। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है और वो सब पे लिखी हुई रहती है, तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता, आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं कटता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोजिशनल एवरेज। तो आपको पता होना चाहिए आपका मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये गणितीय माध्य हैं, ये मैथमेटिकल एवरेजेस हैं। और आपका जो कहें मीडियन और मोड है ये पोजीशन पे बेस्ड होते हैं। तो इन्होंने यही पूछा था कि इनमें से कौन से पोजीशन बेस्ड एवरेज है। मीडियन है हाँ, मोड है हाँ, अर्थमेटिक मीन नहीं, ज्योमेट्रिक मीन नहीं, हार्मोनिक मीन नहीं।
तो बी एंड सी, जैसे सारे ऑप्शन है ना, तो केवल बी एंड सी, बी और सी ऑप्शंस में जो दे रखे हैं मीडियन और मोड, दे आर द पोजिशनल एवरेजेस विच कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू देयर पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन ऑल आइटम्स ऑफ द सीरीज आर अरेंज्ड इन। देखिए जैसे अगर मान लीजिए 15, 10, 8, 7, 17 मान लीजिए ये है, मुझे अगर इसका मीडियन निकालना है तो केवल ऐसा नहीं होता, जैसे मैं गलत करके बताता हूँ आपको कि मैंने ये कर दिया n+1/2, इंडिविजुअल सीरीज है, 5 और 1 6, 6/2 थर्ड आइटम, और थर्ड आइटम के बेस पे मैं कह दूँ कि ये आंसर है। नहीं, आपको सबसे पहले अपने जो भी पद हैं उनको जमाना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आपका 7 आएगा, फिर आपका 8 आएगा, फिर आपका 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर आप फॉर्मूला लगाते तो आपका रिजल्ट निकल के आता 10। अच्छा, ये मैंने जो अभी किया है वो है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। यानी अगर आप सबसे ऊपर 17 रखते, फिर 15 रखते, फिर 10 रखते, फिर 8 रखते, फिर 7 रखते, तो भी आपका आंसर आता। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मीडियन कैलकुलेट करते समय श्रेणी के जो पद हैं, पद बोलो, अवलोकन बोलो, ऑब्जर्वेशन बोलो, वो आपके या तो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, आरोही या अवरोही दोनों चलेगा, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए एम का मतलब अगर अर्थमेटिक मीन है, जी एम का मतलब अगर ज्योमेट्रिक मीन है, और एच एम का मतलब अगर हार्मोनिक मीन है, तो इनमें से कौन सा सही है। आप पढ़ देंगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक मैं याद करने के लिए बताता हूँ कि सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, बड़ा आसान होता है, संख्याएं हैं उनको जोड़ दो। फिर होता है हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन निकालते समय रेसिप्रोकल निकालने पड़ते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बट रेसिप्रोकल निकल के होता है। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आपको जो संख्याएं हैं, जैसे एक्स और वाई दो संख्याएं हैं, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना पड़ता है, उनका रूट निकलेगा, और संख्याएं 2 से ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर और कैलकुलेशन मुश्किल होगी। ज्योमेट्रिक मीन को मतलब लॉग और एंटी लॉग टेबल की मदद से भी निकाला जा सकता है, अगर वो वैल्यूज़ देखनी आती हो तो, और टेबल वैल्यूज़ अवेलेबल हो तो। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ऐसा देखा गया है कि अगर कोई इंसान अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन निकाल ले तो वह ज्योमेट्रिक मीन तो वो इनके आधार पे भी निकाल सकता है। वो कैसे, कि जैसे ज्योमेट्रिक मीन का आपका सूत्र ये है कि अर्थमेटिक मीन जो पहले निकाला और हार्मोनिक मीन जो सेकंड नंबर पे निकाला, उनका इस तरह से। वैसे भी ज्योमेट्रिक मीन, मैं अगर जैसे कहूँ कि 4 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन निकालो तो यूँ ही निकलेगा कि 4 × 9 अल्टीमेटली 6। तो जीएम का ये सूत्र होता है। तो यहाँ दे रखा है क्या, मैंने देखा हाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में जीएम बराबर एम इंटू एच एम दे रखा है। अब कैसे गलती होती है वो बताता हूँ। जैसे इसमें डी आंसर है तो अच्छा, ए सी ओनली बी, मतलब सपोज करो इधर डी होता तो मैं एक बार के लिए आंसर पे चला जाता ओनली डी। जबकि अब मैं थोड़ा सा ये भी तो जानता हूँ कि अगर मैं स्क्वायरिंग करूँ, जैसे मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूँ तो जीएम का जीएम स्क्वायर हो जाएगा और एम इंटू एच एम, क्योंकि जब आप स्क्वायरिंग करते हो दोनों तरफ तो उधर का रूट फ्री हो जाएगा और इधर स्क्वायरिंग आ जाएगी। तो जीएम स्क्वायर बराबर एम एच एम, ये भी दे रखा है। तो आपका ज़्यादा आंसर ये वाला अच्छा है, ए भी सही है, डी भी सही है। हकीकत तो ये है कि ये दोनों बातें एक ही है। मैंने केवल आपको ये इसलिए क्वेश्चन दिया कि थोड़ी सी जल्दी के चक्कर में अपन गलत ना कर बैठें। बाकी तो एग्ज़ाम है, प्रेशर है, मेरे लिए समझाना आसान है क्योंकि मैं बिल्कुल एक आराम से माहौल में कर रहा हूँ। आप एग्ज़ाम वाले माहौल में करोगे तो आप ज़्यादा हीट फेस करोगे, लेकिन फिर भी मेरा काम आपको बताना है कि थोड़ी सी सावधानी आपके 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा करा सकती है, और थोड़ी सी लापरवाही आपके 2-3-4 क्वेश्चन ले डूब सकती है जो आपको आते हुए हों। तो वो गलती, सिली मिस्टेक्स जिनको बोलते हैं, वो ना करें। तो ये सही है पर ये भी उतना ही इक्वली गुड है, तो इसीलिए ये ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट विच एवरेज टू बी यूज इन द फॉलोइंग केस। अब बताओ किस में क्या यूज़ करोगे। एवरेज नंबर मेंबर इन अ फैमिली,
जैसे आप आजकल देखते होंगे कि कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें 7 लोग रहते होंगे, कुछ में 2 लोग होंगे, पर अधिकतर जो अभी मैं देख रहा हूँ अधिकतर परिवारों में, अगर एक शादीशुदा जोड़े वाले परिवार की बात करें तो अधिकतर आपको 3 लोग देखने को मिलेंगे। ये मैं एक बता रहा हूँ बात कि पति पत्नी और एक बच्चा, या कई मामलों में आपको 4 लोग देखने को मिलेंगे। ओके, तो मतलब ये क्या है, ये एक तरह का फैशन चल रहा है, इस तरह की संस्कृति चल रही है, या अधिकतर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको बोलूं कि आपको ऐसा परिवार जहां 40 लोग हों, तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर, ऐसे तो बहुत कम परिवार है ही नहीं। ठीक है, तो अधिकतर कौन से परिवार देखने को मिलेंगे, तो अधिकतर क्या होगा उसको, इसके लिए मोड होता है। मैं बस ये कहना चाह रहा था, इतनी देर से मैं इसलिए बोल रहा था कि इसको मोड, फैमिली साइज, अक्सर आप कैसा देखते हैं, तो जो चीज़ अक्सर रिपीट होती है, मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू जो होती है, उसे अपन मोड से डिनोट करते हैं। A2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, एवरेज वेजेस एंड एन इंडस्ट्रियल कंसर्न, एक फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल कंसर्न मतलब फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री में अगर आप एवरेज वेजेस निकालना चाहते हो तो उसमें देखो वर्कर से लेकर, वर्कर के ऊपर फॉरमैन, सुपरवाइज़र, इंजीनियर साहब, बहुत सारे लोग होते हैं। एवरेज वेजेस निकालना है तो फिर सबकी वेजेस जोड़ के नंबर ऑफ वर्कर्स का भाग लगा दो, तो मीन, अर्थमेटिक मीन विल बी द गुड। ठीक है, तो ये इसका रहेगा, तो बी के साथ आपका 4 रहेगा। ठीक है, आ चुका है आंसर। फिर भी सपोज करो मुझे इस वाले में श्योर नहीं है, मैं देख के नहीं गया था, तो मैं देखता हूँ इसका, ये तो मैंने देख के गया था। टू फाइंड द एवरेज इंटेलिजेंस अमंग द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आपको एवरेज इंटेलिजेंस देखना है, अगर आपको क्वालिटेटिव वैल्यूज़ का एवरेज देखना है, तो मीडियन गुड माना जाता है। ठीक है, तो आपका C1 के साथ कनेक्ट होगा। और टू फाइंड द एवरेज रेट ऑफ डेप्रीसिएशन यूजिंग द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, अगर कोई व्यक्ति मान लो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ कर रहा है, पहले साल उसने 20% डेप्रिसिएशन लगाया, दूसरे साल उसने मान लीजिए 10% डेप्रिसिएशन लगाया, तीसरे साल उसने 15% डेप्रिसिएशन लगाया, तो आपको अगर इसका एवरेजिंग करना है तो ज्योमेट्रिक मीन विल बी गुड। इससे पहले मैंने बोला था अगर आपको पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट निकालना है, इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको डेप्रिसिएशन रेट का एवरेज निकालना है, या अगर आपको महंगाई का एवरेजिंग करना है, तो ज्योमेट्रिक मीन विल बी गुड। क्योंकि जिनमें क्या होता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। जैसे अब मैं बताऊँ पॉपुलेशन में क्या होता है, जैसे 10% आबादी बढ़ी, फिर मान लो 15% बढ़ी, तो पहले साल जो आबादी बढ़ेगी वो 100 पे 10% बढ़ेगी, अगली वाली जो 15% बढ़ेगी वो 115 पे बढ़ेगी। यानी वो 15% जो होता है वो सेम वैल्यू पे अप्लाई नहीं होता, वो 115 पे 110 पे अप्लाई होता है। या जैसे डेप्रिसिएशन रेट फर्स्ट ईयर में 20% है, दूसरे साल में 10% है, तो फ़र्क ये है कि पहले साल में डेप्रिसिएशन रेट 100 पे कैलकुलेट होगा, लेकिन अगले साल में डेप्रिसिएशन रेट 80 पे कैलकुलेट होगा, और फिर वाला जो होगा वो तो 72 पे होगा। अगर आप थोड़ी भी मैथ समझते हैं तो 100 का 20% 80 आएगा लेस होके, 80 का 10% 8 लेस होकर 72 आएगा। तो यानी ये जो रेट्स अप्लाई हो रही हैं वो अलग अलग वैल्यूज़ पे हो रही हैं। या जैसे महंगाई दर है, तो महंगाई दर भी जो आएगी वो अलग अलग वैल्यूज़ पे अप्लाई होगी, तो वहाँ पे फिर ज्योमेट्रिक मीन अच्छा होता है। तो आपका जो डी होगा वो 3 के साथ जाके कनेक्ट होगा। तो बिल्कुल सही है, इसका आपका जो आंसर है बेटा वो बी आ जाएगा, है ना। चलिए देख लीजिए, बी आंसर, ठीक। ग्यारहवा क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम द गिवन डेटा स्टेट विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एक तरफ दे रखा है कारखाना ए, एक तरफ कारखाना बी। मीन डेली वेजेस, तो ये आपको औसत दैनिक मजदूरी, एक तरह से आपको अर्थमेटिक मीन दे रखा है। नंबर ऑफ वर्कर्स, इस वाली फैक्ट्री में 800 लोग काम करते हैं, इस वाली फैक्ट्री में 1200 लोग काम करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन, इधर 10 है इधर 12 है। अब मैंने देखा, आप बोलो क्या बता रहे हो, फर्स्ट में लिखा है बोथ फैक्ट्रीज पेज इक्वल टोटल वेजेस। अब कोई बंदा ध्यान से ना पढ़े तो उसको बोलेगा नहीं नहीं कहाँ इक्वल है, यहाँ तो 120 रुपये मिल रहे हैं और यहाँ 80 रुपये मिल रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो ये तो गलत हो गया। जबकि इसने क्वेश्चन में ये कहा था दोनों कारखाने कुल मजदूरी बराबर देते हैं, बोथ फैक्ट्रीज पे इक्वल टोटल वेजेस। आप समझिएगा, ये 120 क्या है, ये 120 औसतन एक बंदे को मिल रही है और करीबन 800 लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पे
टोटल रोज का 96,000 बांटा जा रहा है, रोज का टोटल 96,000 बांटा जा रहा है, 800 लोगों में बट रहा है, इसीलिए आपका एवरेज 120 आ रहा है, यानी टोटल 96,000 बट रहा है। आप इस फैक्ट्री में देखो, दूसरी वाली फैक्ट्री में यहाँ पे लगभग 80 रुपये मिल रहे हैं एक बंदे को, और ऐसा 1200 लोगों को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी टोटल 96,000 बांटा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि दोनों ही फैक्ट्रीज में इक्वल वेजेस दिया जा रहा है टोटलिटी में। अच्छा, फैक्ट्री ए गिव्स मोर टोटल वेजेस, ए फैक्ट्री ज़्यादा देती है। अगर ये बोलता औसत मजदूरी ज़्यादा देती है, ए फैक्ट्री में औसत मजदूरी ज़्यादा दी जाती, तो ये सही होता। अभी तो ये फॉल्स है क्योंकि कुल मजदूरी। अच्छा, बी ज़्यादा देता है, तो नहीं, बी ज़्यादा नहीं देता, दोनों बराबर ही दे रहे हैं। और कह रहा है इट कैन नॉट बी डिसाइडेड विच फैक्ट्री पेज मोर टोटल वेजेस, तो डिसाइड तो कर ही सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। आपको मीन दे रखा था, पहली बार में 120 और दूसरी बार में 80, उसकी मदद से आप सिग्मा एक्स की वैल्यू निकाल सकते थे एन से मल्टीप्लाई करके, और वो 96,000 आती। और हम ये बताने की स्थिति में थे कि ए फैक्ट्री एंड बी फैक्ट्री बोथ पेज इक्वल टोटल वेजेस। मैं इसमें एक और बात बताऊँ, इसमें क्वेश्चन और बन सकता है कि किस फैक्ट्री के वेजेस में विचरण यानी सीवी ज़्यादा है। देखो, सीवी का फॉर्मूला आपका होता है स्टैंडर्ड डिविएशन बटावा मीन इंटू 100। जैसे आपका स्टैंडर्ड डिविएशन पहली फैक्ट्री का देखें तो वो है 10, आपका मीन है 120 इंटू 100। सॉल्व करें, 0 0 कटा, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ऊपर 50 है बटा 6 है, 8.33। आपका जो पहली फैक्ट्री में वेजेस वेरिएशन है वो है 8.33%। मैं दूसरी फैक्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन है 12 और आपका मीन है 80 इंटू 100। 0 से 0 कटा, 8 से 1.5 हुआ, 1.5 से 10 से मिल 15%। दूसरी फैक्ट्री में जो वेरिएशन है वो है 15%। इसका मतलब अगर ये पूछता कि किस फैक्ट्री के वेजेस में वेरिएशन ज़्यादा है तो मैं बी आंसर देता। अगर ये पूछता कि किस फैक्ट्री के वेजेस में स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्थिरता ज़्यादा है, तो मैं आंसर देता ए। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता था इसमें, हालांकि इसने पूछा नहीं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मुझे नहीं समझ में आया। संचयी आवृत्तियों को दर्शाने वाला बारंबारता वितरण का प्रस्तुतिकरण, यानी एक ऐसा प्रेजेंटेशन जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को दिखाए। मैंने ऑप्शन देखे, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिवीजन, ओजाइव कर्व, तो फिर मुझे याद आया कि हाँ, ओजाइव कर्व की मदद से, ये लेस देन ओजाइव कर्व, ये मोर देन ओजाइव कर्व, इन वाले कर्व में बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाया जाता है। हिंदी में तोरण वक्र, ओजाइव कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी इनका नाम होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। सपोज करो कि मुझे ये नहीं आता था, कोई बात नहीं। चार्लियर जांच का प्रयोग कहाँ करते हैं? अगर आपको ये चेक करना है कि अर्थमेटिक मीन आपने सही निकाला है या नहीं निकाला है, तो एक चार्लियर चेक होता है, उसे आप यूज़ कर सकते हो, यानी आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो। तो चार्लियर चेकिंग इज यूज इन अर्थमेटिक मीन, तो आपका B1 से कनेक्ट होगा। एक श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो मीडियन की एक खासियत होती है कि वो एक सीरीज को 2 बराबर भागों में बांटती है। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। आधे छोटे रह जाते हैं, आधे बड़े रह जाते हैं। मीडियन एक सीरीज को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके बाद है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। ऑप्शन में आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊं, ये जो है मानक विचलन, या जिसको प्रमाप विचलन बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं, ये आपका डिस्पर्जन वाले टॉपिक में निकाला जाता है। आपका मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड एवरेज, ये सब सेंट्रल टेंडेंसी में निकाले जाते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो आपका डिस्पर्जन वाले टॉपिक का है, वो सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं निकाला जाता, तो ये टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी का नहीं है। ठीक है, तो आपका डी आपका 3 के साथ जाए कनेक्ट हुआ, तो B1 आवे, B1 आवे, C2 आवे, D3 आवे, और फिर अपने आप ही A4 के साथ आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
क्यूमुलेटिव फॉर्म में अगर आपको दिखाना है तो यू कैन यूज़ ओजाइव कर्व। तो ये बिल्कुल सही सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, और मैं सच बताऊं, जो मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया फिर बता रहा हूं कि मैं या पेपर सेटर यही करता है कि वो छोटे छोटे सिंगल सिंगल क्वेश्चंस को एक टेबल में पेस्ट कर देता है, और तो वो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये कुछ नहीं है, ये 2-3 क्वेश्चनों का बंच या समूह है जो उनके हिसाब से पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ाता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि इसमें आपको फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगने लग जाता है, कई बार बच्चा मिलाते समय पैनिक कर जाता है। और एक ये भी बात है कि वो जैसे इस क्वेश्चन की मदद से उसने 4 क्वेश्चन टेस्ट कर लिए, तो अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में मान लीजिए 150 क्वेश्चन आने हैं, तो ऐसे अगर 20 क्वेश्चन भी आ गए तो 20 इंटू 3 60 क्वेश्चन बढ़ गए। अगर समझ गए ना, 20 क्वेश्चन 20 के बराबर तो है ही है, 3 ऑप्शन में 60 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए, तो उसने 150 की जगह एक तरह से आपसे 210 क्वेश्चन टेस्ट कर लिए, ऐसा उसको लगता है। ठीक है, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर ओरिजिनल वैल्यूज डिफर इन साइज, किसी बंटन में जहां पद मूल्य आकार में असमान हो तो क्या देखने को मिलेगा? देखिए, जनरली आपका अर्थमेटिक मीन ज़्यादा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन का जो आंसर होगा, वैल्यू होगा, वो हार्मोनिक मीन से ज़्यादा होगा। और अर्थमेटिक मीन बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन के, और ज्योमेट्रिक मीन बराबर होगा हार्मोनिक मीन के, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपके सारे के सारे पद एक जैसे हैं, जैसे एक समझने के लिए समझो कि मैंने कहा 8 और 8, 8 और 8 का आप अर्थमेटिक मीन निकालो, ज्योमेट्रिक मीन निकालो, चाहे हार्मोनिक मीन निकालो, वो 8 ही आएगा, यानी ये सब बराबर आएंगे। अगर सारे पद एक समान हैं तो ये देखने को मिलेगा, और अगर असमान पद है, असमान पद है तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन ने क्लियर कहा था वेयर दे आर द डिफर इन साइज, अगर वो जो पद है वो आकार में असमान हो है, तो फिर अर्थमेटिक मीन जो प्लस करके डिवाइड करने पे बेस्ड है, ज्योमेट्रिक मीन जो एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके हार्मोनिक मीन वाले तरीके पे है, और हार्मोनिक मीन जो रेसिप्रोकल वाले रास्ते पे है, ए एम का मान जी एम से और जी एम का मान एच एम से ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये सही लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर ये भी तो लिखा हुआ है, इसलिए फिर इसका आंसर ए और सी आएगा। नहीं, ए और सी नहीं आएगा इसका आंसर, क्योंकि असमान पद है। अगर वो वैसे पूछता ना कि ए एम जी एम एच एम में क्या रिलेशन हो सकता है, तो फिर आपको ये वाला आंसर देना होता, क्योंकि फिर उसने आपको बताया नहीं कि पद समान है या असमान है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो असमान पद है बोल दिया था ना, तो फिर इसका आंसर बेटा ए ही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसके बाद पूछा है चतुर्थक विचलन प्रमाण विचलन का डैश डैश क्या होता है? पापा होता है, बेटा होता है, ससुर होता है। इसने पूछा है क्यू डी एस डी का क्या होता है, तो मैंने कहा मुझे क्या पता, ऐसे नहीं कह सकते ना, मुझे ये पता है 9 क्यू डी बराबर 7.5 एम डी बराबर 6 एस डी होता है। और अगर आपने 1.5 का भाग लगा के याद कर रखा हो, डिवाइडेड बाय 1.5, तो 6 क्यू डी बराबर 5 एम डी बराबर 4 एस डी देखने को मिलता है। ये एक एम्पेरिकल रिलेशन है जो अनुभव से निकल के आता है कि ये रिलेशन हमें देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन में ये क्यू डी को एस डी से कनेक्ट कर रहा है, तो आप एम डी को मिटा दो। अब 6 क्यू डी इक्वल टू 4 एस डी, तो ऐसे में क्यू डी का मान, आपको क्यू डी का मान निकालने तो 6 को नीचे ले जाओगे, तो 6 को नीचे ले जाओगे तो 4/6 की पोजीशन बनेगी, यानी 2/3 बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ क्यू डी जो होता है वो एस डी का 2/3 होता है। तो ये बैठ जाएगा आपका। ठीक है, क्या A4 बिठाने से मेरा काम चल जाता है एग्ज़ाम में? A4 A4 A4, तो केवल ये C कटा है अभी तक, बाकी सब लोग रेस में हैं। 2 ही संख्याएं होने पर परिमाप विचलन का मान विस्तार के मान से क्या होता है? मतलब अगर मान लो, इसको हटा रहा हूँ ना, मान लो कभी 2 ही संख्याएं हैं, जैसे एक संख्या है 10 और एक संख्या है 2, तो आप करके देख लेना, कोई से भी 2 संख्या ले लेना। तो अगर आप इसका रेंज निकालोगे ना, तो h माइनस एल बड़ा माइनस छोटा 8 आएगा, और इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड 4 आएगा। यानी 2 संख्याएं होने पे, ये केवल 2 होने पे ही है, 2 संख्याएं होने पे स्टैंडर्ड डिविएशन का मान रेंज के मान का आधा होता है।
दो ही संख्या होने पर परिमाप विचलन का मान विस्तार के मान से आधा होता है। केवल ये लैंग्वेज भी चेंज कर दे कि रेंज का मान परिमाप विचलन के मान से तो डबल होता है, इसलिए दोनों के सेंस में याद करना। स्टैंडर्ड डिवीएशन का मान रेंज के मान से आधा होता है। तो आपका बी जाके 1 के साथ कनेक्ट हो गया। ये कट गया, अब बस हो गया, मेरा आंसर आ गया। A4 हो गया, B1 हो गया। फिर बाकी मैं सॉल्व नहीं भी करूँ, मेरा टाइम बचाऊँ, अगर मैं 2 पे सुपर कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं इसका आंसर डी लगा के आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है। परिमाप विचलन प्रसरण का क्या होता है? स्टैंडर्ड डिवीएशन जो होता है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। स्टैंडर्ड डिवीएशन जो होता है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो वर्गमूल होता है। तो ये आपका C1 के साथ कनेक्ट होगा। ये एक सेकेंड, इससे पहले मेरा B1 के साथ कनेक्ट हुआ था, और ये अच्छा यहाँ 2 लिखा हुआ होना चाहिए ना, C2 के साथ कनेक्ट होगा मेरा, है ना। C मेरा 2 के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है। और D, माध्य और बहुलक का अंतर माध्य और मध्यिका के अंतर का कितना गुना होता है? कि सर ये तो बड़े कठिन है, ये आपको आता है, आपने न जाने कितनी बार इसको यूज़ किया हुआ है, लेकिन इसकी मतलब मैथमेटिकल प्रॉपर्टी आपको नहीं पता, इसलिए आप सोच रहे हो ऐसा। मैं बताता हूँ, ये जो है मैं आपको बात बताऊँ, मीन और मोड में जो अंतर होता है ना, वो देखा गया है कि मीन और मीडियन के अंतर का 3 गुना होता है। रिपीट, मीन और मोड में जो अंतर होता है वो मीन और मीडियन के अंतर का तिगुना होता है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। मीन माइनस मोड बराबर 3 मीन माइनस 3 मीडियन, और इस माइनस के जेड को उधर ले जाओगे तो जेड पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस के 3m को इधर लाओगे तो 3m हो जाएगा, ये 3m इधर आएगा तो माइनस के 3m हो जाएंगे, माइनस के 3m में से ये मीन जाएगा तो माइनस के 2 मीन बचेगा। तो ये जो तुम सुबह शाम याद करते हो कि जेड बराबर मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ये हकीकत में इनके गणितीय संबंध से निकल के आता है। फिर इसको घुमा फिरा के आप 6 फॉर्मूले बना सकते हो। तो माध्य और बहुलक का जो अंतर होता है वो माध्य और मध्यिका के अंतर का 3 गुना होता है। तो इस तरह से आपकी चीज़ें कनेक्ट होंगी। तो इस पूरी स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, मतलब इसके अंदर 3-4 नियम थे जो जनरली अपन प्रैक्टिस नहीं करके जाते। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आवर्ती बंटन के 2 भाग हैं, उनकी आवर्तियां क्रमशः 40 और 60 हैं। मैं इसको यूँ बता दूं कि जैसे मान लो कि एक स्कूल है और एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, तो मैंने मेरे दोस्त को कहा यार सारा काम मैं ही थोड़ा ना करूँगा, ऐसा करता हूँ 40 बच्चों का डेटा मैं निकाल देता हूँ और 60 बच्चों का डेटा तू निकाल ले। ठीक है, हमने ऐसा कर लिया, 40 बच्चों का हिसाब किताब मैंने ले लिया, 60 बच्चों का हिसाब किताब उसने ले लिया। तो यही वाली बात कह रहा था कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के 2 भाग हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी, मेरे पास 40 बच्चे हैं, इसके पास 60 बच्चे हैं। मैंने जो मीन निकाला कि कितनी जेब खर्ची मिलती है, सपोज करो मीन निकाला 10, और ये जो निकाल के लाया मीन वो निकाल के लाया 15। ठीक है, अब इसने हमसे पूछा बंटन का सामूहिक माध्य और सामूहिक मध्यका का मान निकालो, मतलब कंबाइंड मीन और कंबाइंड मीडियन निकालो। मतलब मेरे पास ये, इसको मैं मीन 1 कहूँ, मेरे पास मीन 1 है, मीन 2 है, पहले 40 पद है, n1 40 है, और यहाँ बच्चों की संख्या 60 है, ये n2 है, पर मेरे पास कंबाइंड मीन नहीं है। कंबाइंड मीन का एक सूत्र होता है, ये 2 ग्रुप कंबाइन कर रहे हैं तो 1.2 लिखा जाएगा। मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। पहले मीन को पहले n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मैं सिंपली 40 को ये मीन 10 है और 10 को 40 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 400 आ गया, और दूसरा मेरा मीन 15 है, 15 को 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो 600 आ गया, 15 60 900 हो गया, सॉरी 15 इंटू 60 ऐसे 900 हो गया। और n1 प्लस n2 40 और 60 नीचे की तरफ 100 हो गया, तो इधर 1300 है, 1300 में 100 का भाग लगाया तो आपका 13 आ गया, तो मेरा कंबाइंड मीन आ चुका है 13। अब कंबाइंड मीडियन कैसे निकालूं? उसकी सर ने सिखाई नहीं, सर ने सिखाई इसलिए नहीं, मैंने नहीं, जो भी तुम्हारे गुरुजी हैं उन्होंने।
उन्होंने इसलिए नहीं सिखाई क्योंकि कंबाइंड मीडियन आप ऐसे कर ही नहीं सकते, दो फ्रीक्वेंसी इस तरह से बिना, जब तक आपको 100 बच्चे कौन कहाँ पे है वो नहीं पता हो तो आप कंबाइंड मीडियन नहीं निकाल सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ये आंसर सही है कि कंबाइंड मीन 13 है, लेकिन कंबाइंड मीडियन ऐसे डिटरमिन नहीं कर सकते, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, चलिए, जब भी समंक गति, दूरी तथा समय से संबंधित हो तो उनका श्रेष्ठ औसत होगा। तो अगर आप एवरेज स्पीड, एवरेज लगने वाला टाइम इस तरह से निकालने वाले हैं तो हार्मोनिक मीन बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये आपका ए जाके 1 के साथ कनेक्ट होगा। ये कट गया, ये कट गया, आंसर ही हो गया। बताओ, मैं एग्ज़ाम में होता तो मैं ये लगा के आगे निकल लेता, अगर मुझे सुपर कॉन्फिडेंस है तो। फॉर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन द मोस्ट सूटेबल एवरेज इज मीडियन। इस वीडियो में मैं 3 बार बोल चुका कि अगर क्वालिटी के हिसाब से एवरेजिंग करनी हो, ए आपका, अरे यार ये सॉरी, ये फिर गड़बड़ हो गई है, इधर 111 लिखने में आ गया यार, ये 8 है ना बेटा, फिर मुझे ध्यान से करना पड़ेगा। A2, रुको, A2 था, बी जाके 1 के साथ हुआ है। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक प्रचलित व आदर्श माप, सेंट्रल टेंडेंसी जो टॉपिक होता है उसमें सबसे ज़्यादा आदर्श, सबसे ज़्यादा निकालने जाने वाला या सबसे ज़्यादा मैथमेटिकल प्रॉपर्टी वाला है तो वो मीन है। भले ही अभी क्वेश्चनों में किसी में GM की ज़रूरत पड़ रही है, किसी में HM की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन वो सब स्पेशल केसेस हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो अर्थमेटिक मीन निकालो। आप क्रिकेट मैच देखो, बल्लेबाज रन बनाता है, औसत निकाला जाता है, जोड़ के पारियों का भाग लगाते हैं, अर्थमेटिक मीन। बरसात का औसत निकालना हो, बरसातों को जोड़ के दिनों का भाग लगाते हैं। फैक्ट्री में वेजेस निकालनी हो, एवरेज वेजेस, सबकी मजदूरी जोड़ के नंबर ऑफ वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर का भाग लगाया जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी का मोस्ट कॉमन और मोस्ट आइडियल मेजरमेंट जो होता है वो अर्थमेटिक मीन होता है। 1 2 3 4, सी के साथ आपका 4 रहेगा, और 3 मीडियन माइनस 2 मीन करोगे तो आपका मोड आ जाएगा। तो 1 2 3, ठीक है। अब ढंग से मिलाते हैं, ए के साथ 2 होना चाहिए, बी के साथ 1 होना चाहिए, सी के साथ 4 और डी के साथ 3। बिल्कुल सही है। जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाती, बी आंसर हो गया इसका। ठीक है बेटा, चलिए थोड़े से और बचे हैं ना। यदि 5 प्रेक्षण यानी 5 ऑब्जर्वेशन है, जैसे पहला ऑब्जर्वेशन x है, दूसरा x+2 है, अगला x+4 है, अगला x+6 है, फिर x+8 है, उनका एवरेज अगर 15 है तो वो पहले 3 का एवरेज किसके बराबर होता। अब यानी आपको संख्याएं नहीं दे रखी, संख्याओं के नाम पे इस तरह दे रखा, पहली ये है, दूसरी ये है, नेक्स्ट ये है, उसके बाद ये है, और फिर ये है। मुझे पता है कि जिसने भी मीन निकाला होगा उसने सिग्मा x/n किया होगा। मीन के नाम पे 15 है, मुझे पता चल गया। 1 2 3 4 5, 5 बच्चे ऑब्जर्वेशन में हैं वो मुझे पता लग गया। और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा x बराबर 75। तो मुझे ये भी पता लग गया कि इनकी जो सम है, इनका जो जोड़ है वो 75 आएगा। तो अब मैं इसको जो लिखा हुआ है उसको पढ़ूँ, 1 2 3 4 5, 5x, 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, 2 और 4 6, 6 6 12 और 8 20, 5x प्लस 20 का जो योग है वो 75 के बराबर है। और 5x 75 में से 20 चला गया तो 55 हो गया, और 55 बटाओ 5 करने पे x बराबर 11 हो गया। लपक के आंसर 11 मत दे देना, ये भी गलती होती है कि अपन ने देखा और यहाँ 11 दे दिया आंसर। नहीं, x की वैल्यू नहीं पूछी है, इसने बोला है पहले 3 ऑब्जर्वेशन। तो पहले 3 ऑब्जर्वेशन यानी ये, तो अब ये वाला ऑब्जर्वेशन हो गया 11, ये है 11 और 2 13, और ये वाला है 11 और 4 15। मुझे इन 3 का मीन बताना है। तो 11 और 13 आपका हो गया 24, 24 और 15 हो गया 39, 39 बटा हुआ 3, तो ये हो गया 13। तो ये 13। तो ऐसा नहीं है कि कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है, ये गलत ऑप्शन है। सबसे वैसे अच्छा ये लगता है
कि नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, हमसे तो नहीं होगा। तो ये तेरे से, तो इससे नहीं पूछा कि तेरे से होगा नहीं होगा, ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में निकल सकता है नहीं निकल सकता। तो पहले तीन एक्स की वैल्यू 11 निकाल के खटाक से आंसर 11 मत करना। इसने बस पूछा था पहले तीन ऑब्जर्वेशन का एवरेज क्या होगा, तो तीन ऑब्जर्वेशन बना के आपका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहले स्टेटमेंट में हिंदी में पढ़ता हूँ। माध्य विचलन मानक विचलन का लगभग 80% होता है। माध्य विचलन यानी MD और मानक विचलन यानी SD। तो मुझे पता है 9QD बराबर 7.5 MD बराबर 6 SD, और अगर 1.5 से डिवाइड करें तो 6QD 5 MD बराबर 4 SD। और अब के बाद MD और SD का रिलेशन है, तो मुझे ये को हटा दो। 5 MD बराबर 4 SD होता है। पहले किसका नाम लिया इसने? MD का। तो MD बराबर, ये 5 इसके नीचे जाएगा क्योंकि इनके बीच में इंटू का निशान होता है। 5 नीचे जाएगा तो MD बराबर 4/5 SD, और 4/5 को अगर आप परसेंटेज के फॉर्म में लोगे तो 80% होता है। तो ये बात इसकी सही गई कि MD जो होता है वो 80% ऑफ SD के बराबर होता है या लगभग बराबर होता है। ये बात सही है। पहला इसका असर्शन सही पाया गया। इसने कहा रीज़न ये है कि जो QD है वो MD का 2/3 होता है। अब ये रीज़न जैसा तो नहीं लग रहा भाई, पहले इसको चेक कर लेते हैं कि QD MD का, अब ये वाला 9QD 6 SD, 9QD 6 SD, QD बराबर 6, ये 9 नीचे चला गया और ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो QD बराबर 2/3 SD होता है। ये रीज़न तो सही, ये बात तो सही लिखी हुई है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है। ऐसा जैसे MD 80% ऑफ SD होता है, ऐसा इसलिए है कि में ये लाइन नहीं जमती। हालांकि ऑल्दो ये दोनों लाइनें सही लिखी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये दोनों कथन सत्य हैं, पर जो R है वो A की सही व्याख्या नहीं करता। तो ये आपका B इसका आंसर रहेगा। ठीक है। अगर वो बताता ना, B अगर बताता कि ऐसा क्यों होता है कि MD SD का 80% होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसी बात बताता, तो फिर मैं आपको A आंसर बोलता कि यस दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद द रेफरेंस टू डिस्पर्जन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है अपकिरण के जो सापेक्ष माप होते हैं समंकों के माप की इकाई से स्वतंत्र होते हैं। मेरे समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे हैं। ठीक है, मैं बस समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक आसान एग्जांपल देते हैं रेंज का। जैसे एक बच्चा है हमारे पास 80 किलो वाला, एक है 50 किलो वाला, एक है 60 किलो वाला, एक है मान लीजिए 40 किलो वाला। जब आप इसका रेंज निकालोगे ना, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, रेंज डिस्पर्जन का माप है, QR वगैरह, ये सब QR, QD, MD, SD, ये सब डिस्पर्जन में सीखे जाते हैं। रेंज सबसे पहले सीखा जाता है। तो 80 किलो में से 40 किलो, सबसे बड़े में से सबसे छोटा हटाते हैं, तो ये जो रिजल्ट आएगा इसको 40 किलो बोलेंगे। लेकिन जब मैं कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालूंगा ना, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, तो H माइनस L डिवाइडेड बाय H प्लस L करूँगा, 80 माइनस 40 करूँगा अपॉन 80 प्लस 40 करूँगा। जो भी नतीजा आएगा 33.33 परसेंटेज के फॉर्म में या 0.33 के फॉर्म में, जो भी नतीजा आएगा उसके आगे kg नहीं लिखा जाएगा। जब मैं रेंज निकालता हूँ तो रेंज जो होता है वो अपकिरण का निरपेक्ष माप होता है, लेकिन जब मैं गुणांक निकालता हूँ तो जो गुणांक होता है वो अपकिरण का सापेक्ष माप होता है। एक और बोलता हूँ, जब मैं QD निकालता हूँ तो वो अपकिरण का निरपेक्ष माप होता है, और जब मैं कॉफिशिएंट ऑफ QD निकालता हूँ तो वो अपकिरण का सापेक्ष माप होता है। इसे एब्सोल्यूट मेजरमेंट बोलते हैं, इसे रिलेटिव मेजरमेंट बोलते हैं। एब्सोल्यूट मेजरमेंट में वो जो इकाई है kg, लीटर, मीटर, यूनिट, वो आता है, लेकिन जब आप कॉफिशिएंट निकालते हैं तो वो इकाई नहीं आती है। तो इसलिए इसने बात बिल्कुल सही लिखी है कि जब हम अपकिरण के सापेक्ष माप, रिलेटिव मेजरमेंट यानी कहें कॉफिशिएंट्स निकालते हैं,
तो वो इकाई से स्वतंत्र होते हैं। यस, दे आर फ्री फ्रॉम यूनिट। टफ है पर याद कर लो। अपकिरण के सापेक्ष माप उनकी इकाइयों से स्वतंत्र होते हैं। और स्टैंडर्ड डिविएशन ऋणात्मक हो सकता है, गलत बात है। स्टैंडर्ड डिविएशन का कभी आप रास्ता देखोगे ना, तो पहले आपको एक्स दे रखा होता है, उसकी मदद से अपन मीन निकालते हैं। तो एक्स माइनस मीन करके डिविएशन निकलते हैं, और फिर इन डिविएशन की स्क्वायरिंग होती है, और स्क्वायरिंग नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो प्रमाप विचलन जो कि इस स्क्वायरिंग की एवरेजिंग पे डिपेंड करता है ना, एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर अपॉन एन अंडर द रूट, ये स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का तरीका है। लेकिन इस दौरान स्क्वायरिंग होती है, और स्क्वायरिंग ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन जीरो हो सकता है। हाँ, मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन जीरो हो सकता है। अगर सारे पद एक जैसे हों तो स्टैंडर्ड डिविएशन जीरो हो सकता है, पर स्टैंडर्ड डिविएशन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये जो लिखा है गलत लिखा है। अब इससे पूछा कौन सा कथन या कौन से कथन सही है, तो इसमें केवल फर्स्ट, इसमें जो फर्स्ट है वो सही है। तो ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है। जी हाँ, हम समझ गए। अगर ये क्या होता है एक बार ये भी देख लो। जहाँ इतनी देर मेरे को झेला, 5 मिनट और से झेल लो। जैसे 5, 8, 4 और एक संख्या है, मान लीजिए 9, 4 और 9 13 और 21, 21 और 5 26, 26 की जगह ठीक है ये कर देते हैं। 7 और 8 15, 15 और 4 19 और 9 28। आप जब इसका मीन निकालोगे ना, तो 28/4 करके 7 आएगा। अब आप क्या करो, x माइनस एक्स बार करो। तो 7 में से 7 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 4 में से 7 गया -3, और 9 में से 7 गया 2। तो आप इसका जोड़ लगाओगे ना, तो वो 0 आएगा। तो इसलिए हमने क्या बोला कि आप जब गणितीय माध्य अर्थमेटिक मीन से जो विचलन लेते हो, उन विचलनों का जो योग होता है वो 0 आता है। और ये बात जो लिखी हुई है वो सही है। इसके बाद एक और बात बताता हूँ। इसके बाद जो आप स्क्वायरिंग करते हो, जैसे 0 की स्क्वायरिंग, 1 की स्क्वायरिंग, -3 की स्क्वायरिंग और 2 की स्क्वायरिंग, ये जो सम आता है ना, वो न्यूनतम होता है। वो न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। ये जो सम आता है, इसमें लिखा है कि समांतर माध्य से लिए गए जो विचलन होते हैं उसकी जो स्क्वायरिंग होती है उनका योग अधिकतम होता है। तो फिर हमारे साथ झूठ बोल रहा है। इसकी आदत पड़ गई है, एक स्टेटमेंट ट्रू देता है, दूसरा फॉल्स देता है। तो पहचानिए कि कौन सा सही है। दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं, तो मैं आंसर दूंगा थर्ड। केवल प्रथम कथन सत्य है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ठीक, मैंने कोशिश करी। 2 टॉपिक कवर किए, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन के क्वेश्चंस, उनके मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स असर्शन रीजनिंग बदलते पैटर्न के मुताबिक प्रयास किया है। और बाकी ये सारे क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर हैं।